तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस नए C++ के ट्यूटोरियल में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा आज कि डाटा टाइप्स की क्या होते हैं, साथ में वेरिएबल्स क्या होते हैं, साथ ही में कि हमारे जो C++ में हम कमेंट कैसे इनिशियलाइज करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले अपन अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी एक नई फाइल क्रिएट कर लूँगा tutorial2 नाम से। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। अब वेरिएबल्स अपन बेसिकली कह सकते हैं एक टाइप का कंटेनर है। तो वेरिएबल क्या करता है कि एक टाइप का कंटेनर है जो कि किसी भी एक वैल्यू को स्टोर करने का काम करता है। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पास 2 लड्डू हैं। अब उन 2 लड्डू को है ना, मैं चाहता हूँ कि मैं किसी डब्बे में कंटेन करके रखूँ। तो उस डब्बे को अपन कह रहे हैं एक वेरिएबल। उस डब्बे के अंदर जो लड्डू होंगे, तो वहाँ मेरे पास 2 लड्डू है, तो उसका जो आउटपुट आएगा वो मेरे पास है 2 लड्डू। उस डब्बे के अंदर क्या है? 2 लड्डू। तो जैसे मान लेते हैं कि ये एक वेरिएबल है, ये एक वेरिएबल है इस नाम का। अब इस वेरिएबल के अंदर ये एक टाइप का कंटेनर है। इस वेरिएबल के अंदर मैं कोई सी वैल्यू एक स्टोर करके रख सकता हूँ। तो जैसे कि मैं एक वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ एक इंटीजर टाइप की, जैसे कि मैंने 112 स्टोर कर लिया, तो ये एक इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकता है। साथ ही में जैसे मैंने एक केयर टाइप की एक कैरेक्टर वैल्यू स्टोर करी, तो कैरेक्टर वैल्यू क्या होती है? जैसे मैंने एक सी कैरेक्टर इसके अंदर स्टोर करना चाहा, तो इस वेरिएबल के अंदर मैं सी कैरेक्टर को स्टोर कर सकता हूँ। वैसे ही अगर मैं एक पॉइंट नंबर स्टोर करना चाहूँ, तो एक पॉइंट नंबर को इस वैल्यू के अंदर स्टोर कर सकता हूँ। जैसे 1.23 मैं इसके अंदर वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ। तो एक वेरिएबल कुछ नहीं, बस एक टाइप का कंटेनर होता है जो कि एक वैल्यू को स्टोर करने का काम करता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि जो वेरिएबल होता है उसको इनिशियलाइज कैसे करते हैं। तो वेरिएबल इनिशियलाइज करने का तरीका ये होता है C++ में कि सबसे पहले अपन लिखते हैं अपन हमारे डाटा टाइप को। तो सबसे पहले हम लिखते हैं हमारे डाटा टाइप को। उसके बाद आता है कि हमारे वेरिएबल का नाम जो हम रखना चाहते हैं, हमारे कंटेनर का नाम जो हम रखना चाहते हैं। जैसे मैं चाहता हूं कि मेरे कंटेनर का नाम हो एज। अब इस वेरिएबल के अंदर मैं अपना वेरिएबल का नाम एज इसलिए रख रहा हूं ताकि मैं इस वेरिएबल का नाम के अंदर, तो इस वेरिएबल का नाम मैं एज इसलिए रख रहा हूँ ताकि मैं इस वेरिएबल के अंदर मेरी एज को सेव कर सकूं। तो जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मेरी एज है 18, तो इस एज नाम के वेरिएबल के अंदर मेरी जो एज है वो सेव हो जाए। तो जो इक्वल टू के बाद जो हम लिखते हैं इसे कहते हैं इनिशियलाइजेशन। तो सबसे पहले लिखते हैं हम डाटा टाइप, उसके बाद लिखते हैं वेरिएबल का नेम जो भी हमें चाहते हैं, वेरिएबल नेम यहाँ पे हम लिखते हैं। फिर उसके बाद वेरिएबल की वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं। हम चाहे तो इस चीज़ को है ना बाद में भी कर सकते हैं। जैसे हमने ये यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करने के बाद सीधा यहाँ पे डायरेक्टली इनिशियलाइज कर दी वैल्यू इक्वल टू 18। अब मैं चाहता हूँ कि है ना, अगर मैं यहाँ नहीं तो इसको मैं बाद में भी इनिशियलाइज कर सकता हूँ। जैसे कि वेरिएबल नेम इक्वल्स टू 18, तो मैं ये चीज़ भी कर सकता हूँ। ये दोनों ही चीज़ें कंप्लीटली 100% वैलिड है और इन दोनों में कोई ज़्यादा फर्क भी नहीं है। तो हम कई बार इनिशियलाइज इसलिए करते हैं ताकि हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑन स्टार्टिंग ही हमारे मिल जाए। जैसे कि हम एक इंटीजर टाइप की वैल्यू को 0 के बराबर इसलिए रख देते हैं ताकि जो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है 0 पे हो जाए। तो हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट काइंड्स ऑफ C++ में वेरिएबल्स के डाटा टाइप्स होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मेरे पास एक चार्ट है कि जैसे मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट टाइप के C++ के अंदर डाटा टाइप्स है। तो जैसे एक इंट टाइप का जो वेरिएबल है, इंट टाइप का जो डाटा टाइप है वो स्टोर कर सकता है कि इंटीजर वैल्यू जैसे कि -1 2 3 4 5 6 0 1 2 3, ये इस टाइप की वैल्यूज को स्टोर कर सकता है इंट टाइप का वेरिएबल।
अब जो इंट टाइप का वेरिएबल है वो कितने कहाँ से कहाँ तक की रेंज तक वैल्यू स्टोर कर सकता है वो यहाँ पे मैंने लिख रखी है। यहाँ लिमिट्स जो आपके पास सेलेक्टर है, तो यहाँ पे माइनस समथिंग टू माइनस प्लस समथिंग तक कुछ रीड कर सकता है, स्टोर कर सकता है एक इंट टाइप का वेरिएबल। वैसे एक शॉर्ट टाइप का वेरिएबल है। अब शॉर्ट टाइप का वेरिएबल ओरिजिनली एग्जैक्टली तो इंटीजर टाइप का ही वेरिएबल होता है, बस एक शॉर्टर वैल्यू रेंज के साथ। जैसे कि एक शॉर्ट वैल्यू रेंज के साथ, जैसे कि जहाँ पर हमारा एक इंट टाइप का वेरिएबल बहुत बड़ी वैल्यू स्टोर कर पा रहा है, वहीं यहाँ पे शॉर्ट टाइप का वैल्यू एक लिमिटेड वैल्यू स्टोर कर पा रहा है। वैसे ही हमारे पास एक लॉन्ग इंटीजर होता है। लॉन्ग इंटीजर और इंटीजर ऑलमोस्ट सेम ही टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे मेरे को लग रहा है यहाँ पे कुछ डाटा की प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ पे जो लॉन्ग इंटीजर होता है वो इंट के मुकाबले और भी ज़्यादा डाटा स्टोर कर सकता है, और भी बड़ी वैल्यू स्टोर अपने अंदर कर सकता है। वैसे एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल होता है। फ्लोट टाइप का डाटा टाइप जो है एक टाइप का डेसिमल नंबर को स्टोर करने का काम करता है, एक पॉइंट नंबर को स्टोर करने का काम करता है। जैसे कि मैं स्टोर करना चाहता हूँ 3.145। अब ये चीज स्टोर करने के लिए मैं एक फ्लोटिंग टाइप वेरिएबल का इस्तेमाल करूंगा। वैसे ही एक डबल टाइप का वेरिएबल भी सिमिलर होता है फ्लोट टाइप के वेरिएबल की तरह, बस इसकी जो रेंज है वो फ्लोट से ज्यादा होती है। वैसे ही लॉन्ग डबल हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हम एक लार्जर नंबर ऑफ फ्लोटिंग वैल्यू यानी कि एक पॉइंट डेसिमल नंबर को स्टोर कर सकें। फिर आता है हमारे सबसे काम की चीज केयर टाइप का वेरिएबल। केयर टाइप का डाटा टाइप है वो उस टाइप के जो वेरिएबल्स हैं वो एक कैरेक्टर वैल्यू को अपने अंदर स्टोर कर सकते हैं। अब कैरेक्टर वैल्यू क्या होती है, जैसे कि मैं स्टोर करना चाहता हूँ ABCD या EF, या फिर कीबोर्ड में इस टाइप का स्टार डिवाइड कैरेक्टर, ये इस टाइप की कोई सी भी चीज़ अगर मैं किसी वेरिएबल में स्टोर करना चाहता हूँ तो मैं एक केयर टाइप का वेरिएबल क्रिएट करूंगा। अब यहाँ नीचे अनसाइंड वैल्यूज है। अनसाइंड टाइप्स क्या होते हैं? अनसाइंड ओरिजिनली जीरो से स्टार्ट होने वाली वैल्यूज होती है सारी। तो जो हमारी वैल्यू है स्टोर करने की वो स्टार्ट होती है जीरो से लेकर समथिंग जो उसकी वैल्यू तक जा रही है। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि जो मेरे वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है वो नेगेटिव में नहीं स्टोर हो, ओनली सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज ही मैं स्टोर करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं अनसाइंड इंट का इस्तेमाल करता हूँ। वैसे ही अनसाइंड शॉर्ट, अनसाइंड लॉन्ग एंड अनसाइंड केयर का इस्तेमाल हम करते हैं ताकि हम नहीं चाहते कि नेगेटिव वैल्यू भी कोई स्टोर हो, इसलिए उस नेगेटिव वैल्यू स्टोर ना हो उसके लिए हम अनसाइंड टाइप के डाटा टाइप का इस्तेमाल करते हैं। फिर एक स्पेशल टाइप का डाटा टाइप होता है C++ में, वो होता है बूल। इसका जो साइज है वो 1 बिट होता है, तो 1 बिट के अंदर सिर्फ ये ओनली 1 और 0 स्टोर कर सकता है। तो बूल क्या करता है एग्जैक्टली? ओनली स्टोर करता है ट्रू या फॉल्स या फिर 1 और 0 वैल्यू को। 1 ट्रू के लिए और 0 फॉल्स के लिए। तो ये सब थोड़ा ओवरव्यू था कि भाई, तो ये सब थोड़ा ओवरव्यू था कि हमारे C++ में किस किस टाइप के डाटा टाइप्स होते हैं। अब हम इसके इनिशियलाइज करते कैसे हैं वो देखते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि एक वेरिएबल को किस तरह से डिक्लेयर करते हैं और उसको इनिशियलाइज कैसे करते हैं। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं एक वेरिएबल बनाऊँ इंट टाइप का, इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बनाऊँ। तो उस टाइप के वेरिएबल को बनाने के लिए मैं लिखूंगा इंट। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी जो इंटीजर वैल्यू है इसके अंदर मैं अपनी एज स्टोर करूँ, तो मैं एज नाम का अपना वेरिएबल बना दूंगा। अब मैं चाहता हूं कि मैं इस एज के अंदर मेरी जो ओरिजिनल एज है उसको इनिशियलाइज करूं। तो जैसे मैं चाहता हूं कि मेरी जो एज है 19, मैं इसमें स्टोर करना चाहता हूं। तो यहाँ पर मेरे पास एज नाम का वेरिएबल में वैल्यू स्टोर हो चुकी है। अब ये जो एज वेरिएबल है ये असल में डिटेक्ट इसे इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि जो मैंने हेडर फाइल से वो उसको इस्तेमाल नहीं किया इसके। तो जैसे मैं यूज करता हूँ #include iostream। मैंने इस हेडर फाइल के बारे में आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ।
तो आप उस पिछली वीडियो को चेकआउट जरूर करिएगा। हैश इंक्लूड, अब यूजिंग नेम स्पेस std namespace std int main इस चीज को मैं यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जो अभी ग्लोबल वेरिएबल के तौर पर मैं उसको पहले ही इनिशियलाइज करना पड़ेगा, उसको मैं उसको अलग से इनिशियलाइज नहीं कर सकता। तो अगर मैं जैसे एज की वैल्यू अगर मैं इनिशियलाइज करना चाहता हूँ तो उसे मैं मेन में ही करना पड़ेगा। तो एज के अंदर आके मैं इसकी वैल्यू इनिशियलाइज कर देता हूँ 19। अब मैं चाहता हूँ कि इसकी जो वैल्यू है, एज की वैल्यू है, वो मैं अपनी कंसोल पर प्रिंट कराना चाहता हूँ, मैं अपनी स्क्रीन पर प्रिंट कराना चाहता हूँ। तो उस चीज़ के लिए मैं क्या लिखूंगा, सी आउट स्ट्रिंग यूज कर डालता हूँ, सी आउट माई नेम इज माई एज इज एज। इस तरीके से मैं अपने जो एज है उसको स्क्रीन पे प्रिंट करा सकता हूँ। अब रिटर्न 0, अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। तो इसको रन करके देखते हैं, रन कोड। तो देखिए यहाँ पे हमारी जो एज है वो 19 प्रिंट होके आ गई है। अब चेक करते हैं बाकी वेरिएबल्स को भी यूज करके, अब बाकी डाटा टाइप्स का भी यूज करके हम चेक करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे तो मैंने पहले एक एज नाम का वेरिएबल बनाया। अब मैं चाहता हूँ कि जो मैं अपनी सैलरी जो है उसके अंदर स्टोर करके रखूँ। तो मैं इस सैलरी जैसे मैं लिख देता हूँ 20,000 रुपीज़। अब 20,000 रुपीज़ मैं ले रहा हूँ मैं इसको। अब मैंने यहाँ पे क्या है, सैलरी नाम से लिख दिया, लेकिन यहाँ पे एक वेरिएबल का कोई भी डाटा टाइप नहीं डाला है, जिसके लिए अब मैं एक सैलरी जो है वो डबल में ले रहा हूँ, ताकि मैं एक पॉइंट वैल्यू को स्टोर कर सकूँ इसके अंदर। अब यहाँ पे मैं सैलरी प्रिंट कर दूंगा, जिससे जो वैल्यू मैंने सैलरी के अंदर स्टोर करी है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। अब क्योंकि मैंने डबल टाइप का यूज करा है तो मैं पॉइंट वैल्यू यूज कर सकता हूँ उसके लिए। वैसे ही मेरे को जैसे अगर मेरी इंक्रीज रेट कि मेरे ईयरली कितनी वैल्यू स्टोर होएगी वो प्रिंट करा स्टोर करनी है, तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा। तो मैं चाहता हूँ कि बस मेरी जो एनुअली सैलरी इंक्रीज है वो 3% से पड़े, तो मैं इसको मैं इक्वल कर लूँगा। तो मेरी एनुअल इंक्रीज रेट सैलरी की यहाँ पे आ जाएगी। वैसे ही अगर मैं कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल बनाना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं लिखूंगा केयर मेरा फेवरेट कैरेक्टर इक्वल्स टू ए। अब कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल के अंदर कैरेक्टर स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं इन्वर्टेड कोट्स का। तो इन कोट्स का इस्तेमाल करते हैं जिससे मैं एक कैरेक्टर को इसके अंदर स्टोर कर सकता हूँ। तो ये सिंबॉलिक तरीका होता है कैरेक्टर को डिफाइन करने का कि कैरेक्टर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब जब मैं इसको प्रिंट करूंगा माय फेवरेट कैरेक्टर इज, अब यहाँ पे सीधा मैं फेवरेट प्रिंट कर दूंगा।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने 4 टाइप के वेरिएबल्स का इस्तेमाल किया है, इंट, फ्लोट, डबल और केयर। अब इसको प्रिंट करा के देखते हैं हमारे पास क्या आउटपुट आता है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास सारे वेरिएबल्स की वैल्यू प्रिंट हो चुकी है। तो यहाँ सैलरी की वैल्यू 20,000 आ चुकी है। इंक्रीज रेट जो है 0 आ रही है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। तो उस चीज को मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों आ रहा है, जबकि मैं चाहता हूँ कि वो वैल्यू प्रिंट हो 0.3। तो यहाँ पर मैं जो प्रोसेस कर रहा हूँ वो 2 इंटीजर वेरिएबल्स के अंदर कर रहा हूँ, 2 इंटीजर वैल्यूज के अंदर कर रहा हूँ। तो बाय डिफॉल्ट जब ये वैल्यू सॉल्व होएगी तो इसको ये मान लेगा कि एक इंटीजर टाइप की वैल्यू है, और एक इंटीजर टाइप की वैल्यू जब सॉल्व होके आती है तो उसके पीछे के डेसिमल पॉइंट्स नंबर वो हमारे पास नहीं आते हैं। तो इसको हमें यूज करने के लिए इसको भी या तो डेसिमल में यूज करें। अब हम इसको प्रिंट करके देखेंगे तो हमारे पास सही आंसर आना चाहिए। अब जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास जो रेट है वो सही आई है, 0.03 एनुअली रेट हमारी इंक्रीज हो रही है। और जैसे ही हमारा माय फेवरेट कैरेक्टर इज ए प्रिंट हो गया है। अब हम चाहते हैं कि मतलब हम पहले से असाइन ना करें, हम चाहते हैं कि हम खुद कीबोर्ड से इनपुट दें, हम खुद कीबोर्ड से एंटर करें वैल्यू, और यहाँ पर इन वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू स्टोर हो जाए। तो एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं सम करने का दो वेरिएबल्स को। तो मैं इन सबको कमेंट आउट कर देता हूँ। तो अब हम क्रिएट करते हैं 2 वेरिएबल। तो अब हम क्रिएट करते हैं 2 वेरिएबल, इंट ए इंट ए कोमा बी। अब हम जो वेरिएबल है वो एक ही टाइप के वेरिएबल एक साथ जितने चाहे उतने बना सकते हैं। तो हम वेरिएबल क्रिएट करने के लिए हम एक टाइप का डाटा टाइप एक लाइन में कितने भी वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं, बस हमें एक कोमा की जरूरत होती है नए वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए, अगर हम सेम ही डाटा टाइप के वेरिएबल को क्रिएट कर रहे हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 वेरिएबल क्रिएट करे। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो 2 वेरिएबल है इनके अंदर मैं वैल्यू स्टोर करूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा। नाउ अब मुझे जो वैल्यू इनपुट कराने के लिए एक फंक्शन का इस्तेमाल करूंगा जिसे कहते हैं सी इन। जैसे कि सी आउट होता है स्क्रीन पे प्रिंट कराने का काम करता है, वैसे सी प्लस प्लस में एक और फंक्शन होता है सी इन। अब सी इन हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हम कीबोर्ड से इनपुट लेकर किसी भी वेरिएबल में स्टोर करा सके। तो जैसे मैं चाहता हूँ कि पहले ए के अंदर वैल्यू स्टोर करें ये, उसके बाद बी के अंदर वैल्यू स्टोर करें। अब इसको कैसे पता लगेगा कि जो हमने वैल्यू एंटर करी है और जहां तक वैल्यू एंटर करी है वो सिर्फ ए के लिए है और फिर उसके बाद जो एंटर करी है वो बी के लिए। तो ये जो सी इन है वो वाइट स्पेसेस को एज अ इनपुट एंड के तौर पे मानता है। तो जैसे मैंने अगर स्पेस रख दिया है तो जो वैल्यू है ए की वो स्पेस से पहले जो हमने वैल्यू एंटर करी है वहां तक ही काउंट करेगा। उसके बाद जो हम स्पेस के बाद जो भी वैल्यू देंगे वो बी के लिए काउंट करेगा। तो अब मैं चाहता हूं कि एक वेरिएबल और एक और बनाता हूं जिसके अंदर मैं चाहता हूं कि जो ए और बी का जो है सम उसके अंदर स्टोर हो जाए। अब मैं चाहता हूं इसको प्रिंट कराना सी को। अब जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा हमने एक छोटा सा प्रोग्राम बना दिया है जो कि हमें 2 वेरिएबल्स के सम को प्रिंट करके देखा, और जो वेरिएबल्स के अंदर जो वैल्यू है हम वो हमारे कीबोर्ड से देंगे। तो जैसे मैं इसको रन करते हैं तो जैसे मैंने यहाँ पे एंटर करा 23,
पहली वैल्यू, अब मैं यहाँ पे एंटर दबाऊंगा तो ये वैल्यू जो है वो ए के अंदर स्टोर हो जाएगी। फिर एंटर दबाया, अब जो हम अगली वैल्यू एंटर करेंगे वो बी के लिए कर रहे हैं, तो जैसे यहाँ पे रखेंगे 5, तो अब एंटर करेंगे तो ये वैल्यू जो है बी के अंदर स्टोर हो जाएगी और हमारा प्रोग्राम जो है आगे बढ़ जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास 10 सम प्रिंट आके हो चुका है, जो कि है 28, 23 एंड 5 का जो सम है वो 28 है, ये प्रिंट हो चुका है। वैसे ही अगर जैसे हमें एक कैरेक्टर को इनपुट कराना है तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं कैरेक्टर CH का इस्तेमाल करके। अब मैं चाहता हूं कि मैं जो इसके बाद एंटर करूं सम के बाद, वो एक कैरेक्टर इनपुट करना चाहता हूं। तो यहाँ पर मैंने CH लिख दिया है। अब मैं चाहता हूं कि जो मैंने वैल्यू CH में डाली है उसको मैं स्क्रीन पर प्रिंट कराऊं, एक कैरेक्टर टाइप की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं दोबारा से सम 56 2, और यहाँ पे अब हमसे एक कैरेक्टर एंटर करने को पूछ रहा है तो हम एंटर करेंगे। जैसे कि मैंने J एंटर करा तो यहाँ पे देखिए हमारे पास आ गया द कैरेक्टर यू एंटर्ड इज J। तो वेरिएबल्स यहाँ तक आपको समझ में आ गए होंगे। यहाँ पे बस हमने बेसिक देखा है वेरिएबल्स का। तो अब हम आगे देखते हैं कि कमेंट्स किस टाइप की होती है C++ में। तो C++ के अंदर 2 टाइप से हम कमेंट कर सकते हैं। अब कमेंट क्या होती है, जो हमारा कंपाइलर है वो पूरे कोड में हर चीज को काउंट करता है, मतलब हर चीज को पढ़ता है, लेकिन हम कुछ पार्ट ऐसा भी चाहते होंगे कि वो जो हमारा कंपाइलर है जब कोड हम एग्जीक्यूट करें तो उस पार्ट को वो छोड़ दें, मतलब उसको इग्नोर कर दे। तो उस पार्ट को इग्नोर करने वाले पार्ट को हम कमेंट्स कहते हैं। अब वो जो कमेंट्स है हमारे प्रोग्रामिंग में इंटरफेयर नहीं करते और उसका कोई, जो हमारा कंपाइलर है उसके लिए उसका कोई मतलब नहीं होता। अब हम कमेंट्स कर क्यों रहे हैं? कमेंट्स करने का फायदा ये होता है, जो हमारे डेवलपर्स होते हैं तो उन्हीं के लिए ये चीज़ फायदेमंद होती है, ताकि जो हमारा कोड है उसके अंदर हमने वेरिएबल्स, फंक्शन, जो भी चीज़ हमने इस्तेमाल करी है उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सब देने के लिए हम कमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, ताकि जो हमारा कोड है ह्यूमन के लिए ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल हो, साथ ही वो आगे पता कर सके कि हमने किस चीज़ का इस्तेमाल किस चीज़ के लिए किया है। साथ ही में इससे कमेंट करना एक अच्छी प्रैक्टिस होती है, जिससे हम आगे भी अपने जो कोड है उनको समझ सके आगे आके। तो C++ के अंदर 2 टाइप के कमेंट्स होते हैं, पहला सिंगल लाइन कमेंट और दूसरा मल्टी लाइन कमेंट। सबसे पहले सिंगल लाइन कमेंट करने के लिए हम यूज करते हैं डबल स्लैश का। अब डबल स्लैश के आगे जो भी हम लिखेंगे एक लाइन के अंदर वो सब कुछ कमेंट के तौर पे काउंट होगा। जैसे कि मैंने लिख दिया दिस इज द C++ प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल 2। तो ये जो भी पार्ट मैंने लिखा है इसको जो कंपाइलर है वो इग्नोर कर देगा, क्योंकि और जैसे अगर मैंने ये कमेंट्स का ब्लॉक यहाँ से हटा दिया तो अब जो हमारा कंपाइलर है वो इसको काउंट करेगा, तो तब कहेगा कि ये जो है एरर दे रहा है, ये सब कंपाइलर के अकॉर्डिंग डिफाइंड नहीं है। तो इस चीज़ को हम कमेंट आउट करने के लिए हम डबल स्लैश का इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही मल्टी लाइन कमेंट क्या है, हम चाहते हैं कि हम मल्टीपल लाइंस एक साथ कमेंट में करना चाहते हैं। अब वो मल्टीपल लाइन कमेंट में करने के लिए हम यूज़ करते हैं स्लैश स्टार का। अब जो स्लैश स्टार का ये होता है स्टार्टिंग पॉइंट और ये होता है एंडिंग पॉइंट। अब इन दोनों के बीच में जो भी लिखा होता है वो एज ए कमेंट ही काउंट होता है। तो जैसे मैंने लिख दिया, जो भी इस मल्टी लाइन कमेंट के अंदर है वो सब
कंपाइलर के जरिए इग्नोर कर दी जाएगी। तो इसी तरीके से हम कमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, और आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट और लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, और बने रहेगा चैनल के साथ ताकि आपको ऐसा ही कंटेंट टेक रिलेटेड और प्रोग्रामिंग रिलेटेड आपको मिलता रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।